आज के वीडियो में हम द बरियल ऑफ डेड को डिस्कस करेंगे, जो कि वेस्टलैंड के 5 सेक्शन में से एक है। इससे पहले वाली वीडियो में द वेस्टलैंड से रिलेटेड जितनी भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी वो मैं शेयर कर चुका हूँ। अगर आपने अभी तक नहीं देखी तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, तो आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। तो आइए बिना किसी देरी के हम अपनी आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। द बरियल ऑफ डेड। तो दोस्तों, हमें इस पोएम के टाइटल से ही पता चलता है कि ये पोएम फुल ऑफ सैडनेस एंड नेगेटिव थॉट से भरी हुई है। जी हाँ, अगर मैं आपको इन शॉर्ट बताऊं तो ये पोएम 1922 में पब्लिश हुई थी और इन दिनों में यूरोपियन कंट्रीज़ में वर्ल्ड वार फर्स्ट, पोल्यूशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन जैसी कई बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स थी और लोग मॉडर्नाइजेशन की तरफ बढ़ रहे थे। बट इस सो कॉल्ड मॉडर्न ज़माने में भी लोगों की ज़िंदगी खोखली हो रही थी। तो इस दुख भरी ज़िंदगी को टी.एस. एलियट ने अपनी पोएम द बरियल ऑफ डेड में बयान किया है। तो दोस्तों, चलिए अपनी पोएम को लाइन बाय लाइन डिस्कस करते हैं। अप्रैल इज़ द क्रूलेस्ट मंथ। पहली ही लाइन में टी.एस. एलियट कहते हैं कि अप्रैल एक क्रूलेस्ट मंथ है। हालांकि ये सच नहीं है, क्योंकि इस मौसम में हर तरफ ग्रीनरी ही ग्रीनरी होती है और सर्दी की ठंडी हवाएं भी रुक जाती हैं, तो इसे पूरे साल का सबसे बेहतरीन मंथ माना जाता है। इवन कैंटरबरी टेल्स की शुरुआत भी अप्रैल से ही होती है, जहाँ चौसर इस मंथ की खूब तारीफ करता है। बट टी.एस. एलियट इस मंथ को क्रूलेस्ट मंथ कह रहे हैं। बट वो ऐसा क्यों कह रहे हैं, इसका जवाब भी नेक्स्ट लाइन में मिल जाता है। ब्रीडिंग लिलैक्स आउट ऑफ द डेड लैंड। अप्रैल के महीने में फूल ज़मीन से निकलना शुरू हो जाते हैं, जो कि रिबर्थ का एक प्रोसेस है। मिक्सिंग मेमोरी एंड डिज़ायर। और रिबर्थ का ये प्रोसेस वेस्टलैंडर्स में उनकी मेमोरी और डिज़ायर्स को मिक्स कर देता है, यानी मेमोरी ऑफ डेथ और डिज़ायर ऑफ रिबर्थ को मिक्स कर देता है। स्टेरिंग डल रूट्स विद स्प्रिंग रेन। और अप्रैल का महीना वो बारिश लेकर आता है जो प्लांट्स को एक नई ज़िंदगी देता है। इसी वजह से वेस्टलैंडर्स इस महीने को नापसंद करते हैं, क्योंकि वो किसी भी तरह की रिबर्थ को देखना नहीं चाहते। विंटर केप्ट अ स्वार्म, कवरिंग अर्थ इन फॉरगेटफुल स्नो, फीडिंग अ लिटिल लाइफ विद ड्राइड ट्यूबर्स। इन 3 लाइन्स में एलियट कहते हैं कि विंटर हमारी बॉडी को काफ़ी ठंडा रखती है और इसी ठंड की वजह से हमारी बॉडी में थोड़ी सी नमनेस आ जाती है, जो हमारे इमोशंस को बहुत हद तक कम कर देती है, जिससे हमारे दुख और दर्द दोनों ही कम हो जाते हैं। इसलिए टी.एस. एलियट विंटर की तारीफ करते हुए कहते हैं कि विंटर हमारे लिए बहुत अच्छी है, जो हमारे दुख और दर्द को इसी तरह कम करती है जैसे विंटर में बर्फ डेडलाइन को छुपा देती है। समर सरप्राइज्ड अस कमिंग ओवर द स्टर्नबर्गर सी विद द शॉवर ऑफ रेन वी स्टॉप्ड इन द क्लोनेड and went on in sunlight into the half garden and drank coffee and talked for an hour। तो दोस्तों, इन लाइंस में टायरिशियस के थॉट्स को बताया जाता है, जो कि मॉडर्न वर्ल्ड का रिप्रेजेंटेटिव है। एक्चुअली होता क्या है, टायरिशियस अपनी गर्लफ्रेंड मैरी के साथ जर्मनी में ट्रैवल कर रहा होता है और तभी समर रेन शुरू हो जाती है। तो बारिश में गीला होने से बचने के लिए वो दोनों कॉलम ट्रीज़ के नीचे रुक जाते हैं और इसके बाद वो हाफ गार्डन की सनशाइन में वॉक करते हैं, जहाँ बैठकर वो कॉफ़ी पीते हैं और घंटे तक बातचीत करते हैं। और इसके बाद हमें एक जर्मन इंटरप्रिटेशन देखने को मिलती है, जिसका मतलब ये है कि आई एम नॉट रशियन एट ऑल, आई कम फ्रॉम लिथुएनिया, आई एम अ रियल जर्मन। एंड व्हेन वी वर चिल्ड्रन स्टेइंग एट द आर्चड्यूक। इन लाइन पे मैरी अपनी एक पास्ट की मेमोरी को शेयर करते हुए बताती है, जब वो छोटी थी तो अपने कज़न आर्चड्यूक के घर में रहा करती थी। माई कज़न ही टुक मी आउट ऑन अ स्लेड। तो मेरा कज़न मुझे स्लेड की सवारी करवाने के लिए बाहर ले गया। एंड आई वॉज फ्राइटेंड। तो मैं डरी हुई थी। ही सेड मैरी, मैरी होल्ड ऑन टाइट एंड डाउन वी वेंट। तो मेरे कज़न ने कहा कि मैरी कस के पकड़ो, यानी वहाँ पर कोई चीज़ थी जो मेरे कज़न ने कहा कस के पकड़ो, और इसके बाद हम नीचे चले गए। इन द माउंटेन्स देर यू फील फ्री। इन पहाड़ों में जहाँ पर आप आज़ाद महसूस करते हो। आई रीड मच ऑफ द नाइट एंड गो साउथ इन द विंटर। नेक्स्ट लाइन्स में स्पीकर वापस प्रेजेंट की बात शुरू कर देती है कि अब मैं अकेली हूँ और ज़्यादातर रात में किताब पढ़कर वक्त गुजारती हूँ, और जब सर्दी आती है तो मैं साउथ चली जाती हूँ। तो इन लाइन से साफ पता चलता है कि स्पीकर अब अपनी ज़िंदगी में उस तरह से खुश नहीं है जिस तरह वो पास्ट में हुआ करती थी। वट आर द रूट्स डेट क्लच, वट ब्रांचेस ग्रो आउट ऑफ दिस स्टोनी रबिश। इन लाइन्स में एक सवाल पूछा जाता है कि कौन सी जड़ें हैं जो यहाँ पर फैलेंगी और कौन सी ब्रांचेज हैं जो इस पथरीली ज़मीन पर ग्रो होंगी। सन ऑफ मैन एक बिब्लिकल रेफरेंस है जो जीसस क्राइस्ट के लिए यूज़ होता है। यू कैन नॉट से और गेस फॉर यू नो ओनली,
तुम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि ज़िंदगी किस कदर बेकार है। आ हीप ऑफ ब्रोकन इमेजेस वेयर द सन बीट्स, जो कि टूटी हुई तस्वीरों का एक ढेर है जहाँ पर कोई भी पेड़ पौधा नहीं उग सकता। एंड द डेड ट्री गिव्स नो शेल्टर, और ना ही कोई सूखा हुआ दरख्त सहारा दे सकता है। द क्रिकेट नो रिलीफ, और ना ही क्रिकेट की जो सिंगिंग की आवाज़ है उससे कोई राहत मिल सकती है। एंड द ड्राई स्टोन नो साउंड ऑफ वाटर, और ना ही खुश्क पत्थरों पर पानी गिरने से कोई आवाज़ आती है। ओनली देर इज़ शेडो अंडर दिस रेड रॉक, तो यहाँ स्पीकर कहता है कि इस वेस्ट लैंड पर सिर्फ एक ही पनाहगाह है जिसका नाम रेड रॉक है, और ये रेड रॉक क्रिश्चियन फेथ को रिप्रेजेंट करता है। कम इन अंडर द शेडो ऑफ दिस रेड रॉक, तो आओ सभी इस रेड रॉक के साए में आओ, क्योंकि इस वेस्ट लैंड में सिर्फ रिलीजन ही है जो हमें पनाह दे सकता है। आई विल शो यू समथिंग डिफरेंट फ्राम आइदर योर शेडो एट मॉर्निंग स्ट्राइडिंग बिहाइंड यू, और योर शेडो एट इवनिंग राइजिंग टू मीट यू। इन लाइन्स में स्पीकर दो तरह के शेडो को बताने की कोशिश करता है। पहली शेडो वो जो हमारे पीछे होती है जब सुबह में सूरज हमारे आगे दिखता है, ये शेडो पास्ट के लिए यूज़ की गई है। जबकि दूसरी शेडो वो जो हमारे आगे दिखती है जब शाम में सूरज हमारे पीछे होता है, तो ये शेडो फ्यूचर के लिए यूज़ की गई है। आई विल शो यू फियर इन अ हैंडफुल ऑफ डस्ट, तो यहाँ स्पीकर कहता है कि मैं तुम्हें दोनों शेडो से एक अलग तरह की शेडो दिखाऊंगा। मैं तुम्हें एक ऐसा डर दिखाऊंगा जो ज़िंदगी भर तुम्हारे साथ रहेगा। यहाँ हैंडफुल ऑफ डस्ट को मौत के लिए यूज़ किया गया है। दोस्तों, ये चारों लाइन्स जर्मन लैंग्वेज में लिखी गई हैं और इन लाइन्स को रिचर्ड वैगनर की ओपेरा ट्रिस्टन एंड आइसोल्ट से कॉपी किया गया है। ट्रिस्टन जो कि इंग्लैंड में है और आइसोल्ट जो कि आयरलैंड में है, और इन लाइन्स को ट्रिस्टन ने अपनी लवर आइसोल्ट की याद में लिखा है। अब स्पीकर फिर से चेंज हो जाता है, जो कि एक लड़की है और वो अपने पास्ट की मेमोरी को शेयर करती है। वो एक मैन को एड्रेस करती है जो कि वहाँ पर मौजूद नहीं है। वो कहती है, यू गेव मी हयासिंथ फर्स्ट अ ईयर अगो, दे कॉल्ड मी दी हयासिंथ गर्ल। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूँ, हयासिंथ एक फ्लावर का नाम है। तो वो लड़की उस मैन को एड्रेस करते हुए कहती है कि 1 साल पहले जो तुमने मुझे हयासिंथ फ्लावर्स दिए थे, तो अब लोगों ने भी मुझे हयासिंथ गर्ल कहना शुरू कर दिया है। येट व्हेन वी केम बैक लेट फ्रॉम द हयासिंथ गार्डन, योर आर्म्स फुल एंड योर हेयर वेट। तो वो लड़की कहती है, जब हम हयासिंथ गार्डन से वापस आए थे तो तुम्हारी बाजू भरी हुई थी और जबकि तुम्हारे बाल गीले थे। आई कुड नॉट स्पीक एंड माई आईज फेल्ड, आई वॉज नीदर लिविंग नॉर डेड एंड आई न्यू नथिंग, लुकिंग इन टू दी हार्ट ऑफ लाइट द साइलेंस। ना तो मैं कुछ बोल सकती थी और ना ही मेरी आंखें कुछ देख सकती थी। ना तो मैं ज़िंदगी जी रही थी और ना ही मैं मरी हुई थी। मुझे कुछ नहीं पता था कि इस दुनिया में क्या चल रहा है। तो दोस्तों, मैं आपको ये बता दूं कि इस लड़की की ऐसी हालत क्यों हो जाती है। एक्चुअली इस लड़की का लवर, जिसने इसको हयासिंथ फ्लावर्स दिए थे, वो इसको बगैर बताए छोड़कर साउथ चला जाता है। दोस्तों, ये लास्ट में एक जर्मन लाइन यूज़ की गई है जिसको रिचर्ड वैगनर की ओपेरा ट्रिस्टन एंड आइसोल्ट से लिया गया है। मैडम सोसोस्ट्रिस फेमस क्लेयरवायंट हैड अ बैड कोल्ड, नेवरदलेस इज नोन टू बी द वाइजेस्ट वुमन इन यूरोप। अब यहाँ दोबारा से वॉइस शिफ्ट हो जाती है। तो दोस्तों, मैं आपको ये भी बता दूँ कि मैडम सोसोस्ट्रिस के कैरेक्टर को ऑल्डोस हक्सले के एक नावल क्रोम येलो से लिया गया है। वो एक फॉर्चून टेलर है जिसको ज़ुकाम है। इससे पता चलता है दोस्तों कि उनके पास कोई भी सुपर पावर्स नहीं हैं, क्योंकि वो अपना खुद का भी ख्याल नहीं रख पा रही, बट स्टिल वो पूरे यूरोप में बहुत ज़्यादा वाइस समझी जाती हैं। विद अ विकेट पैक ऑफ कार्ड्स हियर सेट शी इज़ योर कार्ड, द ड्राउंड फोनेशियन सेलर। मैडम सोसोस्ट्रिस के पास एक टैरेट कार्ड का पैक है और अपने कस्टमर को एड्रेस करते हुए वो कई तरह के कार्ड्स दिखा रही हैं। और सबसे पहले वो एक कार्ड दिखाती हैं जिस पर ड्राउंड फोनेशियन सेलर की तस्वीर बनी हुई है। और ये जो नेक्स्ट लाइन है, दोज आर पर्स डेड फॉर हिज आइज लुक, ये शेक्सपियर के एक प्ले द टेम्पेस्ट से ली गई हैं, जिसका मतलब ये है कि डूबने के बाद आइस बाल मोती बन जाते हैं। हेयर इज बेलाडोना, द लेडी ऑफ रॉक्स, द लेडी ऑफ सिचुएशंस। मैडम सोसोस्ट्रिस के पास दूसरा कार्ड बेलाडोना का है, जिसको द लेडी ऑफ रॉक्स और द लेडी ऑफ सिचुएशन भी कहा जाता है। इसके अलावा भी मैडम सोसोस्ट्रिस के पास कई कार्ड्स हैं, जिनमें मैन विथ 3 स्टेप्स, द व्हील, वन आइड मर्चेंट और एक ब्लैंक कार्ड है। ब्लैंक कार्ड के बारे में मैडम सोसोस्ट्रिस को कुछ अलाउ नहीं है कि वो इस बारे में कुछ भी बता सके, बट ब्लैंक कार्ड पर कुछ ऐसा बना हुआ है जो अपनी बैग पर कुछ उठाकर लेकर जा रहा है। मैडम सोसोस्ट्रिस के पास एक दी हैंग्ड मैन का भी कार्ड है।
ये हैंग्ड मैन जीसस क्राइस्ट को रिप्रेजेंट करता है, बट ये कार्ड मैडम सोसोस्ट्रिस को मिल नहीं रहा है। फियर डेथ बाय वाटर, डूबकर मरने से डरो। आई सी क्राउड्स ऑफ पीपल वॉकिंग राउंड इन अ रिंग। कार्ड सिखाने के बाद मैडम सोसोस्ट्रिस कहती है, मैं रोज़ाना लोगों को एक ही काम करते हुए देखती हूँ, यानी लोग रोबोट्स की तरह एक ही रूटीन में काम करते हैं। थैंक यू इफ़ यू सी डियर मिसिज इक्वेटन, टेल हर आई ब्रिंग द हॉरोस्कोप माई सेल्फ। आगे की लाइन में मैडम सोसोस्ट्रिस कहती है कि तुम्हें अगर मिसिज इक्वेटन दिखे तो इनको बताना कि इनका हॉरोस्कोप मैं खुद लेकर आऊँगी। वन मस्ट बी सो केयरफुल दिस डेज, क्योंकि आजकल हमें बहुत केयरफुल होकर काम करना चाहिए। अनरियल सिटी। दोस्तों, यहाँ अनरियल सिटी लंदन को कहा गया है। अंडर द ब्राउन फॉग ऑफ अ विंटर डॉन, अ क्राउड फ्लोड ओवर लंदन ब्रिज सो मैनी। सर्दी की सुबह है और धुंध में लोगों का हजूम लंदन ब्रिज से गुजर रहा है और वो तमाम लोग अपने अपने कामों पर जा रहे हैं। आई हैड नॉट थॉट डेथ हैड अनडन सो मैनी। और ये जो लोग लंदन ब्रिज से गुजर कर जा रहे हैं, ना तो ये जिंदा हैं और ना ही मरे हुए हैं। साइज शॉर्ट्स एंड इनफ्रिक्वेंट पर एग्जॉल्ट एंड ईच मैन फिक्स्ड हिज आइज बिफोर हिज फीट। और वो लोग बस अपनी नज़रें झुकाकर आएँ भरते हुए चलते जा रहे हैं। Flowed up the hill and down King William Street to where St. Mary Woolnoth kept the hours with a dead sound on the final stroke of 9। और वो लोग किंग विलियम की स्ट्रीट से गुजर रहे हैं जहाँ पर एक चर्च भी है जिसका नाम सेंट मैरी वुलनॉथ है, और इस चर्च के ऊपर एक घंटा भी लगा हुआ है। और जब 9 बजते हैं तो 9 बजने की आवाज़ को डेड साउंड कहा गया है, क्योंकि 9 बजते ही लोग अपने काम पर जाना शुरू हो जाते हैं। और यही वो टाइम है जो क्राइस्ट की क्रूसिफिकेशन को भी रेफर करता है, यानी लोग मजहब से दूर होकर अपने कामों में मसरूफ हो चुके हैं। देर आई सा वन आई न्यू एंड स्टॉप्ड हिम क्राइंग स्टेटसन। इस लाइन में स्पीकर कहता है कि इन्हीं लोगों की भीड़ में मैंने एक शख्स को देखा जिसको मैं जानता था। मैंने इसको आवाज़ लगाकर रोका और उस शख्स का नाम स्टेटसन था। यू हु वर विद मी इन द शिप्स एट मले। तुम वही हो जो मेरे साथ एक शिप में थे मलाई की बार में। That corpse you planted last year in your garden। इस लाइन में स्पीकर स्टेटसन से कहता है, जो लाशें तुमने अपने गार्डन में लास्ट ईयर दफनाई थी, हैज़ इट बिगन टू सप्रोट, विल इट ब्लूम दिस ईयर। क्या इनसे फूल और पौधे निकलना शुरू हो गए हैं? और हैज़ द सडन फ्रोस्ट डिस्टर्ब्ड इट्स बेड। या फिर अचानक हुई ठंड ने इसको बर्बाद कर दिया है। ओह कीप द डॉग फॉर हैंड्स डेथ फ्रेंड टू मैन, और विद हिज नेल्स ही विल डिग इट अप अगेन। इस लाइन में वो स्टेटसन को एडवाइस करते हुए कहता है कि तुम अपने डॉग को उनसे दूर रखना, क्योंकि डॉग इंसानों के दोस्त होते हैं और वो अपने नाखूनों से इस जगह को बर्बाद कर देंगे। और दोस्तों, ये लास्ट लाइन फ्रेंच में लिखी गई है, जिसका मतलब ये है कि यू हिपोक्राइट ट्रीटर माई फेलो मैन माई ब्रदर। और ये चार्ल्स बॉडीलेयर की एक पोएम की कोटेशन है। तो दोस्तों, अगर आज की मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।